दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का पहले चैप्टर की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का सलूशन। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो जो मैंने इसके थ्योरी पर बनाई थी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाना आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है। तो दो दो आवेश अगर हैं और उनके बीच बल निकालना है तो बल का एक ही फार्मूला होता है, F = KQ/R²। इस फार्मूले में हमें K का मान मालूम है 9 × 10⁻⁹, Q का मान दिया है, Q2 का मान दिया है और R का मान 30 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में कर लेंगे। 30 × 10⁻² मीटर होगा। चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 54/9 × 10⁻³ आएगा। फिर ये कटा 6 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। तो पहले का आंसर हमें मिल गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसमें भी सेम फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी आवेश दिया हुआ है और बल दिया हुआ है और इसमें आर पूछा है। तो हम इसमें जैसे पहले वाले में हमने आर रख के एफ निकाला, यहाँ पे एफ रख के आर निकाल देंगे। तो यहाँ के का मान वैसे रखा, क्यू का मान माइक्रो में दिया है तो गुणे 10⁻⁶ लग जाएगा, कूलाम में बदलेंगे तो। ये मैंने रखा Q1 Q2 और एफ का मान रख दिया 0.2। अब मैंने इसको सॉल्व किया कट करके, R² = 18 × 0.8 × 10⁻³ आ गया। इसको मैंने गुणा किया 144 × 10⁻⁴ आ गया। आर का मान 12 सेंटीमीटर निकल गया। इस तरह ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बी पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगता है। तो दो आवेश समान है, दो किसी भी वस्तु एक वस्तु दूसरे पे जितनी बल लगाती है दूसरी भी पहले पे उतने ही बल लगाए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा यह सिद्ध होता है। कभी भी बल किन्हीं दो वस्तु अकेले बल तो लगेगा नहीं, कि अकेले कोई और भी तो होना चाहिए बल लगाने के लिए। तो दोनों पर समान बल लगेगा, दोनों गोलों पर समान बल लगेगा या बराबर 0.2 न्यूटन। दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल कहता है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/Gme/mp विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। अब इसमें हमें इस अनुपात को पहले विमाहीन चेक करना है। तो के की हमने विमा लिखी, ई जो कि आवेश है तो हमने उसकी विमा लिखी, स्क्वायर कर दिया। जी की विमा लिखी, एम की विमा लिखी, एम की विमा लिखी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सारे एम कट रहे हैं, ये एल भी पूरा कट रहा है, ये टी भी तीनों कट रहे हैं, ये स्क्वायर से a-2 कट रहा है, सब कट गया, सबकी हाथी 0 आ गया। तो ये विमाहीन राशि सिद्ध हो गई। अब कहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तीन का सभी भौतिक नियतांकों की सारणी से हमने मान देख लिया, ये सभी मान रख दिए, सबका सॉल्व किया तो 2.3 × 10⁻39 आया। अब कहा है कि यह अनुपात क्या बताता है। ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो Ke² लिखा है ये क्या है, ई और पी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल है। क्या बल होता है, F = K Q1 Q2/R²। तो K है, Q1 Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। तो दोनों को हम E के रूप में ही दर्शा सकते हैं, तो E² हो गया और नीचे R², दोनों की जो भी दूरी हो R²। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूले में हमने लगा दिया। अब इसका अनुपात करेंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह अनुपात हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात दर्शाता है, ये दोनों का अनुपात दर्शाता है, ये है। इस तरह तीसरे क्वेश्चन का भी सलूशन हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा का ए, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। इसका पहले हम देख लेते हैं।
किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान केवल पूर्णांकों में ही हो सकता है, भिन्नों में नहीं। इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान केवल पूर्णांकों में होगी। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या उससे भी कम, ऐसा कुछ टुकड़ों में नहीं जाएगा, कब हमेशा पूर्णांकों में जाएगा, 1 2 3। इसी पूर्णांक में आदान प्रदान को ही हम क्वांटिमीकरण कहते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की बात तो करते हैं, तब तो हम इसको देखेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा आवेश हो जाएगा, 10⁻⁻19 आवेश हो जाएगा। लेकिन हम जब बड़े आवेशों में बात करते हैं तो हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं। बड़े पैमानों पर आवेश बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर 10⁻⁻19 में है तब क्वांटमीकरण देख रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने जब 1 कूलाम 2 कूलाम इसमें आ गया तो वो 10⁻19 बहुत एक नगण्य राशि हो गई इसके लिए। इसलिए हम बड़े पैमाने पर क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इसमें ये एनसीईआरटी के थ्योरी पार्ट में ये सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए इसका सोल्यूशन, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो आवेशों का केवल स्थानांतरण होता है, उत्पन्न या नष्ट नहीं होते हैं, अतः आवेश संरक्षित रहते हैं। सही बात, क्योंकि एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो एक पे पॉजिटिव आवेश आ गया, एक पे निगेटिव आ गया। कहीं उत्पन्न या नष्ट की, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न या नष्ट तो हुए नहीं कि अपने आप उत्पन्न हुए अपने आप, ऐसा तो हुआ नहीं, केवल स्थानांतरण हो गया। इसलिए आवेश हमेशा संरक्षित हुए, आवेशों का ट्रांसफर हुआ, केवल उत्पन्न नष्ट नहीं हुआ। तो ये आवेश संरक्षण का सामंजस्य, इस प्रकार सामंजस्य बनता है। अब 6वें क्वेश्चन चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम है, QB -5 माइक्रोकूलम है, QC 2 माइक्रोकूलम है तथा QD -5 माइक्रोकूलम है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। इसका अर्थ है कि हमें एक वर्ग दिया है 10 सेंटीमीटर का, हमने वर्ग बना लिया और इस पे ABCD पे जैसे जैसे कहा है आवेश रख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम रखा है। अब इस केंद्र पर चारों आवेशों द्वारा कितना बल लगेगा। देखिए यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है, इस विकर्ण में यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है, तो ये भी इस दोनों पॉजिटिव है, ये भी इस पे बल लगाएगा उतना, यहाँ भी इस पे बल लगाएगा उतना। तो ये दोनों समान बल लगाएंगे तो कोई परिवर्तन हो, नेट बल 0 हो गया। इसी तरह ये खींचेगा अपनी तरफ बल लगाएगा, ये भी निगेटिव है तो अपनी तरफ बल लगाएगा, दोनों अपनी तरफ बल लगा रहे हैं। तो एक तरीके से निगेटिव खींच रहे हैं तो नेट बल 0 हो गया, जैसे नेट फोर्स 0 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ के बल कट जा रहे हैं आपस में, तो कोई बल कार्य नहीं। आप इसको इस फार्मूले पर रख के बारी बारी करके लगा भी सकते हैं। सबका मान रख के एक बारी इसका बल फिर इसका बल, दोनों बराबर हो गया कट गया, फिर इसका बल फिर इसका बल, दोनों बराबर हो गया कट गया, इस तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको केवल ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 7वें पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों। तो इसका सलूशन देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। रेखाओं का टूट जाना अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा न होना, ऐसा संभव नहीं है। फिर रेखा टूट नहीं सकती, जैसे विद्युत क्षेत्र जो भी रेखा है वो दिशा बताएगी विद्युत क्षेत्र की, कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अगर वो टूट जाएगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता ही नहीं पाएगी। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ना हो, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूट नहीं सकती। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। अब दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन इसलिए नहीं करती क्योंकि क्षेत्र रेखाएं यदि प्रतिच्छेदन करेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, ऐसा भी संभव नहीं है। अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं,
तो दो दिशाएं हो जाएंगी। एक बिंदु विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो ही नहीं सकती, इस कारण कभी परिच्छेद नहीं करती। 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम तथा QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब ए पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। अब दो आवेश हमने बना दिए A और B, ये 3 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम। अब मध्य बिंदु पर मतलब 20 सेंटीमीटर टोटल दूरी है, तो 10 मध्य बिंदु O पर रख दिया हमने। मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो E बराबर होता है KQ/R²। अब इससे हम यहाँ पर KQ/R² लगा देंगे, फिर इससे हम यहाँ पर KQ/R² देख लेंगे, तो दोनों आवेश समान है। दोनों आवेश समान है तो हम यहाँ पर दो बार जोड़ने के बजाय दो का गुणा डायरेक्ट कर देते हैं। K का मान रखते हैं, Q का मान रखते हैं, और R² जो 10 बीच की दूरी है उसका वर्ग कर देते हैं। सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में डाल के वर्ग कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ गया 5.4 × 10⁻6 न्यूटन कूलाम की पावर -1 आ गया। एक बात ध्यान देने वाली है कि कभी भी आवेश का मान रखते समय हमें निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि हमें केवल निगेटिव और पॉजिटिव यह बताता है कि ऋणावेश है या धनावेश है। जब न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो आप प्लस माइनस की उपेक्षा कर सकते हैं। अब बी क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछा था, यहीं पर आवेश रख दिया और निगेटिव आवेश रखा, तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव वाला भी उसको रिपेल करेगा। ये आकर्षित कर रहा है, ये वाला प्रतिकर्षित कर रहा है, तो एक ही तरफ बल जाएगा। तो इसमें भी हम ये बल का फार्मूला लगा सकते हैं कि Q1 Q2/R²। एक बार इन दोनों के बीच में लगा दिया, फिर दूसरी बार इन दोनों के बीच में लगा दिया। K का मान रखा, Q1 का मान रखा, Q2 का मान रखा, R रख दिया R²। फिर यहाँ पे वही किया, सेम चीज़। अब इसको सॉल्व किया तो हमने 8.1 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। ये इधर बल लग रहा है OA के अनुदिश, ये OB के अनुदिश इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ तथा QB बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। क्रमशः दो बिंदुओं A 0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखिए यहाँ पर दोनों आवेश का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो x और y तो दोनों का 0 है, x और y से कोई मतलब नहीं है, दोनों का z पे ही रखा हुआ है, तो z अक्ष हमने बना लिया, z अक्ष बना लिया। अब यहाँ 0 बीच में 0, यहाँ 15 पे ये रखा, -15 पे ये रखा है, +15 पे ये रखा है। दोनों का मान सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब यहाँ पे दिया है कि कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कुल आवेशों का जोड़ नॉर्मली बीजगणितीय जोड़ हो जाता है, तो कुल आवेशों को जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, कट के 0 आ गया, तो कुल आवेश का मान 0 आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q × 2 है, मतलब दोनों आवेश जो रखे हैं उसमें से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उनके एक आवेश का मान हमने रख दिया 2.5 × 10⁻⁷ गुणे 2 × A, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 30, तो यहाँ से यहाँ करके उसमें 2 का गुणा कर दे, वही बात हो गई। 2 × 15 × 10⁻²। इस प्रकार हमने ये सॉल्व किया, 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर आ गया। तो 9वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बल आघूर्ण का परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। बल आघूर्ण क्या होता है, P sin थीटा इसका फार्मूला होता है। अब P हमें पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P हमने रख दिया द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमने रख दिया, और थीटा 30 डिग्री दिया, ये साइन थीटा हमने रख दिया। तो ये हमने सॉल्व किया, तो 20 × 10⁻⁵ और गुणे साइन 30 डिग्री का 1/2 आ गया, ये कट के 10⁻⁴ आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। ये 10वां भी सॉल्व हो गया। अभी 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ए पूछता है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमें ये आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या में ये संबंध होता है Q = Ne से। यहाँ Q आवेश होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरित संख्या होती है, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यहाँ पर N ही निकालना है हमें। N = 3 × 10⁻⁷ बटा 1.6 × 10⁻19, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमें पता ही है, 3 × 10⁻⁷ दिया ही है कि आवेश आ जाता है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरित संख्या निकाल ली। अब ये पूछा है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धनावेशित से ऋणावेशित पदार्थ में जाता है। अब ये ऋणावेशित हुआ है, ऊन से रगड़े जाने पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया। पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया, इसका मतलब कि ऊन धनावेशित हुआ है, तो ऊन से प्लास्टिक में गया है इलेक्ट्रॉन। अब बी क्या कहता है? क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? हाँ, संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति मतलब मास, द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, कम होता है लेकिन द्रव्यमान होता है। 9.1 × 10⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया रहता तो इतने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ रहता। इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये मतलब ये 1.87 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31 इतना मास का स्थानांतरण होगा। ये हमारा आंसर इतना आ गया। नगण्य मास स्थानांतरण, क्योंकि ये -18 kg ये बहुत छोटा द्रव्यमान है, इतना द्रव्यमान नगण्य मान सकते हैं, लेकिन हाँ स्थानांतरण, द्रव्यमान का स्थानांतरण तो हुआ है। इसी के साथ हमने पूरे 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये PDF नोट चाहिए तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दिया है, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से भी PDF मिल जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।